Welcome everyone. Welcome to today's Healing Circle Talks. As every session, every circle is unique. Today again, it's a very unique circle, of very amazing, inspiring journey of Saroj Chauhan. So before we begin the circle, I will read the guidelines. So give me a minute, please. Thank you. Healing circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique way of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories in the circle within us, and we trust each one of us has guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. Thank you so much, everyone, for joining in today's Healing Circle Talks. This week has been full of events, learnings, sessions, experiences, and whatnot. This entire week we had many sessions every day. Got to meet amazing speakers, a lot to learn from everyone, from the members, from the speakers. And on the same journey, today we has with us Saroj Chauhan. Um, we are connected from last, I would say, 2 years, more than 1 year for sure. And few months back, I got to know about Saroj's journey in detail. I was stunned, I was shocked, surprised, and very happy when I got the news last week that Saroj's PET scans are clear, and the journey which she has lived is beyond what you and me we can imagine. Would love to hear from her about what she has, how from where she was drawing her strength and courage and everything what she has done. She bravely defeated stage 4 colorectal cancer using integrative treatment after being told by doctors that she had only 1.5 months to live. Saroj was diagnosed with colon cancer in 2016 at the age of 33 when she had a 1-year-old son, and her son was what kept her going to defeat cancer against all odds. So मैंने जब सरोज से पूछा कि कहाँ से आपको इतनी हिम्मत आती थी, क्योंकि अ वेरी यंग गर्ल, एंड वो जब बताएंगे तब आपको और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा. आई विल नॉट शेयर एवरीथिंग राइट नाउ, बट शी सेड दैट माय सन ब्रॉट मी बैक फ्रॉम डेथ. सो जो मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है, और वही उनके लिए एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन बना कि यस आई हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट फॉर माय सन. सो वेलकम सरोज, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ में यहाँ पे हैं, एंड वेरी वेरी ग्लैड टू हैव यू विद अस हियर. सो आप बताएंगे कि आपकी जर्नी जब शुरू हुई थी 2016 में, जब आपको कैंसर डायग्नोस हुआ था, तो आपको पता कैसे चला? और आई एम श्योर कि उससे पहले आपको कैंसर के बारे में नहीं पता था, तो आपने उस न्यूज़ को कैसे लिया? सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी। आपने जो है इस प्लेटफ़ॉर्म में हम सबको ला दिया और वहाँ पे हम अपने एक-दूसरे को अपने एक्सपीरियंस बताते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है डिम्पल जी। बहुत-बहुत थैंक यू आपका। सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू आपके लिए। थैंक अ, कैंसर डायग्नोज़ हुआ था 2016 में। बहुत मुश्किल से बहुत मेरा बेटा आया। हमने बेटे के लिए 4-5 साल बहुत वो किया, वेट किया, मतलब प्रेगनेंसी के लिए। फिर बेटा आया, हम लोग बहुत खुश थे। 1 साल हुआ, बेटा आया, बर्थडे मनाया, बहुत खुश थे। ठीक 1 साल बाद मतलब अक्टूबर में बर्थडे था, नवंबर में हम सिस्टर की मैरिज के लिए आए। तो उस टाइम जो है मैरिज अटेंड की, बहुत खुश थे, मैरिज अटेंड की, मैरिज खत्म हुई। अचानक से मुझे डायरिया हुआ, तो सबको अगर मैं ये लगा कि डायरिया हुआ, मे बी शादी में कुछ ऐसा खा लिया हो, तो डायरिया हुआ। फिर नज़दीक के हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने कहा कि बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, डायरिया नहीं रुक रहा है, सुबह से शाम तक ग्लूकोज़ चढ़ाते रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अ, अंदर जो है सॉली सा लग रहा है कुछ, तो अगर सर्जरी करना चाहो तो कर लो। तो हमने सोचा कि
अच्छे बड़े हॉस्पिटल में करते हैं। तो वहाँ से मुझे शिफ्ट किया गया दूसरे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पे सर्जरी हुई। अ, हमको नहीं पता था कि क्या होने वाला, क्या है, वो इमरजेंसी सर्जरी थी मेरी। इमरजेंसी सर्जरी हुई नवंबर मंथ था 2016 में। तब हमें पता नहीं था, हमें लगा रसौली है, नॉर्मल है सब कुछ। जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई अ, मतलब 5 टू 10 डेज़ मुझे याद नहीं है। बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो बहुत बड़ी शॉक न्यूज़ थी हमारे लिए, बहुत बड़ा शॉक लग गया हम लोगों को कि कोलोन कैंसर डायग्नोज़ हुआ है। स्टेज 3 था, स्टेज 3 बी कुछ ऐसा कहा था डॉक्टर्स ने। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा शॉकिंग था क्योंकि बेटा मैं फ़ीड करती थी बेटे को। मुझे लगा कि चलो रसौली ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं जल्दी घर आ जाऊँगी हफ़्ते 10 दिन में। मैंने कभी 1 मिनट के लिए भी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं रखा। तो मुझे लगा कि रसौली है, चलो आ जाएँगे घर चलो 10 दिन तक बेटे को रख लूँगी कहीं-कहीं। तो मेरे सिस्टर ने मेरे बेटे को साथ रखा था। तो सर्जरी हुई, लेकिन सर्जरी इतनी ओपन सर्जरी थी मतलब मैं हील नहीं कर पा रही थी। हमारे लिए एक तरफ से हम अंदर ही अंदर टूट गए थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट गए थे। इधर से हमारा बेबी मेरे हस्बैंड कभी बेबी के पास जाते, कभी मेरे पास क्योंकि जहाँ पे मेरा सर्जरी हुआ था वो मेरे घर से 5 टू 6 घंटे लगते हैं मतलब जाने को। तो मेरा बेटा गाँव में था और हम जो है सर्जरी के लिए शिमला में थे। मतलब मेरा घर हिमाचल से हूँ मैं, तो शिमला में मेरी सर्जरी हुई। तो वहाँ पे हमने रूम लेना पड़ा हमें क्योंकि मेरी सर्जरी मतलब मैं हील नहीं कर पा रही थी। घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हिली एरियाज़ में रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं। तो सर्जरी इस तरह से हमको घर जाना, फिर वापस कीमो के थेरेपी के लिए आना, ये बहुत इम्पॉसिबल था। तो जब हमें पता चला मतलब हमारी तो जैसी दुनिया ही बिखर गई, इधर से बच्चा कैसे सँभलेगा? बच्चा तो रो-रो के बहुत बुरा हाल था। अब फ़ीड लेता था, वो खाना नहीं खा रहा था, अब माँ को ढूँढ रहा था और मेरा भी बहुत बुरा हाल था। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत तड़प रही थी हॉस्पिटल में। तो जैसे-कैसे करके हमने रूम लिया वहाँ पे, तो 2-3 महीने मैंने अपने बच्चे के बगैर वहाँ पे कीमोथेरेपी स्टार्ट किया और थोड़ा हीलिंग में भी जैसे सर्जरी हुई थी, तो थोड़ा टाइम लग गया हील होने में। फिर जब मैं ट्रैवलिंग लायक हुई 3 मंथ्स के बाद, फिर मैं अपने बेबी से मिली 3 मंथ के बाद, तो वो टाइम मेरे लिए मतलब सबसे बेस्ट टाइम था कि मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ अपनी आँखों से और कैंसर डायग्नोज़ होने के बाद में कई तो ऐसे होते हैं कि कुछ भी हो सकता है, अब इतनी बड़ी बीमारी है, सब लोग मुझे ये कह रहे थे कि भई अ, बेटे के प्यार ने तुझे खींच के लाया ये सब। तो फिर इस तरह से घर से जाती थी कीमोथेरेपी कराने के लिए। फिर 6 साइकिल के बीच में मेरे डॉक्टर ने मुझे पेट स्कैन करने को बोला। जब पेट स्कैन का रिज़ल्ट आया तो कैंसर जो है लीवर तक जा चुका था। कोलन से लीवर तक जा चुका था, मेटास्टैटिक हो चुका था। तो डॉक्टर्स ने हमको कहा कि 9 कीमोथेरेपी करते हैं, उसके बाद फिर से पेट स्कैन करते हैं। तो 9 कीमोथेरेपी किया, कंप्लीट किया, उसके बाद हमने फिर से पेट स्कैन किया, तो कैंसर जो है बहुत ज़्यादा फैल चुका था। डॉक्टर्स ने कहा लाइक अ ट्री बन चुका है आपकी बॉडी में कैंसर ट्री छोटे-छोटे मल्टीपल वो स्पॉट्स हो गए कैंसर के। उनका कहना था कि अगर एक का होता तो हम सर्जरी करके निकाल सकते थे दोबारा सर्जरी करके, तो ये सर्जरी इम्पॉसिबल है। उसके बाद हमने हॉस्पिटल चेंज किया, हम चंडीगढ़ आए, हमें लगा कि बड़े हॉस्पिटल होगा, बड़े हॉस्पिटल में थोड़ा कुछ डॉक्टर्स मेबी दवाइयाँ चेंज करेंगे, इम्यूनोथेरेपी कुछ ऐसा कुछ करेंगे। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया। अ, हमें उससे पहले इतना ज़्यादा पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कि मेरे पास इतना दिन बचेंगे, इतने वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपके पास 1 एंड हाफ मंथ है, जो हमारे लिए सबसे शॉकिंग था 1 एंड हाफ मंथ का टाइम है, आप घर जाके कीमोथेरेपी अपने बच्चे के साथ जहाँ आप रहते हो वहीं पे ही करा दो। तो चंडीगढ़ से फिर हमने चंडीगढ़ से वापिस आना, फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोर्स किया नहीं तुम वहीं कीमोथेरेपी करा लो, मैं बच्चे को देख लूँगा। मेरा बच्चा मतलब मेरे से 6 महीने दूर रहा, मेरे हस्बैंड के साथ था और मैं अपने फादर और मदर के साथ चंडीगढ़ में रूम लेके अपनी कीमोथेरेपी करा रही थी। और
डॉक्टर्स ने जो 1.5 मंथ का टाइम दिया वो मैंने अपने हस्बैंड से छुपा के रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इधर वो बच्चा देखे, फिर फटाफट मेरे पास आए, बच्चा देखेंगे कि मेरे को देखेंगे, क्या करेंगे वो? तो फादर एंड मदर मेरे साथ थे और हस्बैंड जो है बच्चे के साथ थे। तो मैंने उनको नहीं बताया। Meanwhile, we are trying to reach to Saroz. But yeah, I mean, we all go through the situation where sometimes we get this timeline of whatever it is, and we know that we get the timelines हमें मिलती है, but उसके बाद भी we have people with us who have been जिन्होंने उस टाइमलाइन को क्या बोलते हैं चैलेंज किया और उसको बस एक वो जैसे दिव्या की लैंग्वेज में बोलते हैं कि कैंसर की डेडलाइन होती है, हमारी नहीं होती है और होती भी है तो हमें नहीं पता वो क्या है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू टू शेयर व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट जर्नी और जब ऐसा आपको डॉक्टर ने बोला बट कितना ब्रेवली आप लोगों ने उस चीज़ को फाइट किया एंड हाउ हाउ डिड यू रियली take that word as 6 months या जो भी टाइम बोलते हैं बेसिकली डॉक्टर्स सो मे आई रिक्वेस्ट मेहुल टू शेयर बिकॉज आपको भी डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला था बट देन हियर यू आर विद ऑल ऑफ अस सो एंड वी हियर इट ऑल द टाइम फ्रॉम एवरीवन कि ऐसा बोला है डॉक्टर ने but and somehow it also goes into subconscious mind which is not good and I always give examples of all of you कि ऐसा नहीं है so would you like to share something on that? Yeah, thank you, Dimple. So when I was listening to Sarojji, when she was saying that doctor ने इतना time दिया, and I was thinking like amazing है, कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि doctor is a person who knows about the disease, but he cannot tell you that तुमको 1-1.5 महीना वो that's something that doesn't click with me. So even I was given like a month at the most to survive, and then it's all the mind game. Like I know what Sarojji might have gone through because of the kid she had, and she was not going to give up, come what may. तो मैंने भी ऐसे मेरा भी बच्चा 5 साल का था तभी, and I said मैंने तो उसके साथ टाइम ही नहीं बिताया. So that's all the mind game, and exactly salute actually. I still want to listen to the rest of the story. She's because she's fought just not one battle, but even from what you're saying, the financial ends and all other things, that is amazing. Yeah, so मेरा कुछ नहीं है उनके सामने actually. Thank you. अंजू जी आप शेयर करना चाहेंगे? I am requesting you to unmute. I don't know, उनका शायद नेटवर्क का कुछ इशू है. अतुल जी आप शेयर करेंगे? Yes. Thank you. Yeah, hi everyone. Sarojji सुन के बहुत ज़्यादा it was like I was getting goosebumps क्योंकि मेरे केस में yes, although it was like stage 3 and it was a severe case, but still I was fortunate enough कि doctors ने मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला कि you got 1 month, 2 months, or 5 months, or 6 months. Although it was like serious and I had to get the surgery done as soon as possible. But हाँ, अगर कोई ऐसा बोल दे कि नहीं आपके पास में इतने ही महीने हैं रहने के लिए तो it comes as a shock. That's what I believe. I haven't gone through that thing, but yes, काफी difficult रहा होगा उनके लिए. राइट तो उनके केस में ऐसा हुआ था कि जब डॉक्टर ने जब उनका पूरा अब शी लिव्स अ वेरी सिंपल अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन अमेजिंग Yes. अमेजिंग पर्सन और वो ये सर्कल के लिए भी शी वाज लाइक बहुत ज्यादा शी वाज गेटिंग नर्वस कि मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी मैं आप सब लोगों को इतना एक्सपीरियंस है मैं कैसे बोलूंगी एंड शी इज वेरी हम्बल पर्सन सो मैंने बोला नहीं इट्स लाइक हम लोग बस बात ही करेंगे और कुछ नहीं होगा उससे बट जब आई हर्ड इज हर स्टोरी उन्होंने मुझे जब कुछ टाइम पहले बताया कि डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि
आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उन्होंने कीमोथेरेपी फिर से शुरू किया था और उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। हमें पता है कि 4th स्टेज का कीमोथेरेपी का कॉस्ट महीने का 4-5 लाख के आसपास हो जाता है। तो सरोज और वो ट्रीटमेंट के लिए हमेशा अकेले जाती थी। मतलब अपने हस्बैंड को लेके नहीं जाएँगी वो, या तो पेरेंट्स को या फिर अकेले जाएँगी। इस बार जब डॉक्टर ने बोला कि इसका कॉस्ट इतना होगा, तो उसने बोला डॉक्टर को कि दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? तो डॉक्टर ने बोला कि आप ओरल टैबलेट्स ले सकते हो। वो आपको शायद बेनिफिट करेंगी, बट उससे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। सो शी वेंट टू द हस्बैंड एंड सेड दैट कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी कीमोथेरेपी नहीं कर सकते हैं और ओरल कीमो करना है और वो अपन शुरू करेंगे। सो शी स्टार्टेड विद ओरल कीमो। उन्होंने 1 डेढ़ महीना ऐसा कुछ लिया और उसके बाद में वो भी बंद कर दिया। शी डिड नॉट टेल हस्बैंड कि डॉक्टर ने कितना टाइम दिया है, क्या किया है। और जो उन्होंने मुझे बताया कि मैं हमेशा यही सोचती रही कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। मुझे कुछ भी करके इसके लिए जीना है। और उन्होंने इंटरनेट पे रिसर्च करना शुरू किया। जितनी भी नेचुरल थेरेपीज़ की चीज़ें होती है, चाहे वो रॉ डाइट हो, जूसिंग हो या फिर सप्लीमेंट्स लेना है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना है। उन्होंने वो सब कुछ किया अच्छे से और बस वही उन्होंने एकदम इसको अपना रिलीजन बना लिया कि मेरे को यही मेरा मंत्र है और यही मुझे करना है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, चाहे वो गर्सन थेरेपी है या जो भी है, सबका अपना-अपना अलग-अलग होता है। शी मिक्स्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर एंड मेड हर ओन फॉर्मूला दैट येस दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। एंड इसी तरीके से धीरे-धीरे उन्होंने वो स्कैन्स करवाती रही और इस बार उनका 4 एंड हाफ इयर्स कंप्लीट हुए हैं। एंड लास्ट वीक व्हेन वी गॉट द स्कैन्स डन वी सॉ दैट शी इज़ कैंसर फ्री कंप्लीटली। सो ये उनका सेकंड स्कैन क्लियर आया, उससे पहले वाला भी स्कैन क्लियर था। सो शी सेज दैट ये मेरा बेटे का प्यार है जिसकी वजह से मुझे जीना था और मैं जी पाई। और उनको कोलोस्टोमी बैग है अभी एंड शी वांट्स टू गो फॉर रिवर्स कोलोस्टोमी क्योंकि बैग के साथ में शी इज फाइन विद इट, बट अभी कैंसर फ्री है तो रिवर्स कोलोस्टोमी करवानी है। तो हस्बैंड को मेंटली वो प्रिपेयर कर रही है उनकी सर्जरी के लिए कि हस्बैंड बोल रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बैग तो है, क्या हो गया उसमें। वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, हैट्स ऑफ टू हिम। बट शी इज लाइक नहीं मैं सर्जरी करवा लेती हूँ। यस यस फोन से कर सकते हैं। या तो सरोज को इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, सो शी इज गोइंग टू जॉइन अस फ्रॉम हर फोन। just let me know if you are able to hear her. I'll just patch her in a minute. So that's the journey. But what I learned from her journey कि कुछ भी चाहे कोई कुछ भी बोले, nothing is impossible is what I have heard learned from her journey. Because अगर जिस पर्सन के पास में इंटरनेट का उतना एक्सेस नहीं था, जिस पर्सन के पास में कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ भी नहीं पता था, अगर वो पर्सन अपने आप से सब कुछ, क्योंकि विल पावर थी और कुछ नहीं था बट विल पावर थी कि मुझे करना है, ये मेरी हेल्थ है, मेरी बॉडी है और मेरी बॉडी को मुझसे अच्छा और कौन सा कर सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रेडिकल रेमिशन। देयर इज अ वंडरफुल बुक रेडिकल रेमिशन जिसमें there is a doctor from Harvard PhD scholar and when she was doing the research अपने PhD project के लिए, cancer was a project, and she found out that there are many people who recover even from stage 4 cancer, but those are not in the medical records. Why? So this is what really intrigued her, that there is a lot which is going on off the books, which is not in front of everyone. So how can I bring those stories out? So she traveled across the world to understand that what really helps people and और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेडिकल रेमिशन से, सो रेडिकल रेमिशन का मतलब होता है कि आपने विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव अप्रोचेस से अगर आप रेमिशन में आए हो या फिर अपने अपने कैंसर फ्री हुए हो, उसको रेडिकल रेमिशन बोलते हैं। विदाउट जब डॉक्टर ने बोला कि क्योर नहीं हो सकता है, उस वक्त आपका क्योर हुआ है, उस वक्त आपकी हीलिंग हुई है, उसको रेडिकल रेमिशन बोलते हैं। सो दिस डॉक्टर has written this book where she shares about thousands of stories, thousands of people she has come across in her research time who has survived this disease via
multiple protocols or multiple wellness formulas what they follow. So she has come up with 9 points, which are nothing but is all what we do or we try to tell everyone to do. So there were people who said that I know many people like Saroj, जिन्होंने नेचुरल ट्रीटमेंट से शी डिड मेडिकल एंड मेडिकल के साथ में उन्होंने नेचुरल भी किया. मेडिकल के साथ में शी followed a very good lifestyle while she was having a good family support. अगर हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बेटे का प्यार उनके लिए, गुड कम्युनिटी सपोर्ट हेल्प्स अ लॉट. उसके साथ में शी फॉलोड अ वेरी गुड लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स कि मुझे क्लीन खाना है, ग्रीन खाना है, एंटी कैंसर फूड खाना है, whatever helps in my journey, whatever makes you feel good that yes, I have to fight with this battle because this is all I have left now, no matter what, but I have to get through it. And that's the willpower which she had. And there are many examples like her, and that's why we say that we believe in it, because we see that there are hundreds of people, thousands of people who have survived cancer because of these multiple approaches together. She was very regular in her yoga practices, in her physical exercise. That one of the main pillar of wellness, when we say integrative approach towards healing cancer, is physical fitness. You have to be active when you are going through that journey, and that's what she said I followed throughout the time. There's another person, Ruchi Mitra, who is again a stage 4 breast cancer survivor. She was my aunt in US, and she was giving us guidance when I was going through that journey. She told us to really follow one up, as in what was right for according to her experience at that time. वो मुझे बोलती थी टेम्पल कीमो बंद कर दे, तुम इतने टाइम से ले रहे हो, 30 साइकिल्स हो गए हैं, नहीं हेल्प कर रहा है. So that time she was telling that बंद कर दो, you take your call when you want to stop this. And so when she was diagnosed with breast cancer, Ruchi Mitra, she is now 52-year-old. So I think this year she's completing 5 years of cancer free. So that time डॉक्टर ने बोला कि आपको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, रेडिएशन, कीमो, सर्जरी. एंड शी सेड आई एम विद माय हस्बैंड हियर, एंड इफ आई go on bed because of the chemotherapy, because of the medicines, whatever, I have no one to take care of me. So it was her inner calling that I don't want to do this treatment. So whatever I'm sharing, it's personal journey, personal experiences of people. Not necessary that everybody will have the same experience, everybody will get the same results. We are just talking about the radical remissions, so that if you are going through the similar journey, you need to decide what combination of treatment works for you. It doesn't mean that you need to follow exactly what Saroj followed or exactly what Ruchi Mitra followed. It can be very risky, it can be very dangerous. So please don't do that. If standard medical treatment provides you cure, if it provides you good assurance, then please do not do only alternative, because I have seen patients losing lives because there was a treatment for them, medical treatment, but they followed only alternative and ignored the first path. So please don't do that mistake. It's always combination of treatment together. These stories what I'm sharing from Saroj or from Ruchi Mitra, Saroj tried first medical, and it's her willpower, her inner calling that no matter what, I will fight through it. I will do whatever it takes to follow alternative path, because I've tried medical, it did not work for me. There is something else which might work for me, and that's why she was able to defeat, she was able to heal and cure. If she's able to join, would love to hear from her what all things she did in this journey. If she's not able to, we will take her in a interview, we'll take the video recording, and we'll share the article with all of you what all things helped her in her journey. So but hopefully she'll be able to join in a few minutes. Kishan is trying to coordinate for the same. So Ruchi Mitra, when she was diagnosed, doctor said that this is the treatment you need to go through. It was her calling that no, I don't want to do this treatment, rather I will follow all the other things what I need to do. So first time she took the treatment, when it was initial stage, she did the surgery, not the chemo or radiation. She did the surgery, but after some time we did the PET scan, again they found some tumor. So उनको काफी उस वक्त ऐसा लगा कि मैंने
लोगों के कहने पे ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मुझे नहीं हेल्प किया ये. एंड दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबडी, आई लिसन टू माई सेल्फ. सो व्हाट शी डिड, वो she was 110 when she was diagnosed. 110 115 kg was her weight. And she said that I will follow all the healthy lifestyle practices. She was on raw diet for 6 to 8 months, is when she did not even turn on the gas in her home, and completely raw. But those people who are going through the treatment, do not do this mistake, please. अगर आप treatment में हो तो raw diet, complete raw diet मत follow करना. It will be very risky for your health. So she was not on the treatment, so she said that I'm going to follow all the raw diet. So वो सुबह से रात तक बस juicing and salad वही करती थी. Lot of exercise, walking, morning, evening, meditation, chanting a lot. So she would meditate for hours and hours. She would, उन्होंने अपना social circle से काफी cut off कर लिया था, because that is the time where you need to decide whom you really want to be in touch with, and those people who give you positivity, inspiration, and आप पे sympathy नहीं दिखाते, rather they inspire you to do more and more, not saying कि अरे ऐसा मत कर, या मैंने वो फ्री की ज्ञान देने वाले बहुत लोग आते हैं, but then you need to do what feels right to you. If you are listening to somebody, listen from the professionals or people who are working in this field. Otherwise, do not mix 100 people's advice. You are going to get lost in that. So उन्होंने अपना काफी कट ऑफ कर लिया था, and then she was living this for 6 महीने तक उन्होंने ऐसे किया. And 6 महीने बाद में जब उन्होंने स्कैन करवाया, so it was all clear. शी वॉज कैंसर फ्री एंड रेमिशन में थी वो. उस वक्त भी पेट स्कैन में हल्का सा ब्रेस्ट में उनका कुछ तो नोड्यूल्स आया, तो सब लोगों ने बोला कि अभी भी थोड़ा सा ट्रेसेस हैं, सो आप इसका सॉरी जस्ट अ मिनट सरोज, बस हाफ मिनट में आपको लेते हैं, ठीक है? या थैंक यू. सो रुचि मित्रा का उन्होंने तो सब लोगों ने बोला फोर्स करके कि अब तो यू विल हैव टू लिसन टू अस एंड यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी. तो उन्होंने बोला मैं काटने वाला पीटने वाला सर्जरी नहीं करवाऊंगी, मुझे लेजर सर्जरी फिर भी चलेगा. सो शी वेंट टू न्यूयॉर्क टू डू द, वो कैलिफोर्निया में ही रहती हैं, तो शी वेंट टू न्यूयॉर्क टू डू द लेजर सर्जरी. एंड वो जब उन्होंने टिश्यूज निकाले तो इट वाज ऑलरेडी डेड सेल्स, सो शी वाज ऑलरेडी कैंसर फ्री एंड वो डेड सेल्स थे. So since that, so she lost 50 kgs. वो 110 से she became 55, which is the ideal weight for her, and a very clean, healthy body. And still date, it's been now 4 years plus. I think this year is 5th year. She is following all those practices. Now she eats a little bit of cooked food also, but what I'm trying to say is that it's the willpower की conviction की मुझे करना ही करना है. Now what modality of treatment is good for you, that you need to decide, considering all the options available, all the choices which you have. Maybe take somebody's help who has gone through this journey or who knows about integrative, both medical and non-medical, so that can give you impartial direction. But have heard many radical remission stories, and that's why I believe in it. So we have Saroj with us. Saroj, can you speak please? I'll just see if everybody can hear. Yes. सॉरी डिम्पल मैम, सॉरी सबको, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है बहुत ज्यादा. या नहीं, अभी सबको आवाज आ रही है, कोई बात नहीं. हमने आपको देख लिया, अभी आपको सुनेंगे. आप बस थोड़ा सा तेज बोलिएगा ताकि सब लोग सुन पाए. एंड या सो आप बता रहे थे कि आपका जब भी डॉक्टर ने बोला था कि आपके पास 1.5 महीना ही है, एंड आपने अपने हस्बैंड को ये नहीं बताया, फिर आप बताएंगे उसके बाद क्या हुआ? जी मैम, फिर डॉक्टर्स ने हमको कहा था कि आपको जो है कीमोथेरेपी घर जाके कर लो, साथ में बच्चे के साथ भी रहेंगे, और वैसे भी आपके पास टाइम कम है, और टाइम जितना ज्यादा स्पेंड हो सके अपने बच्चे के साथ स्पेंड करो, आपके पास बहुत कम टाइम है. तो मैंने उस टाइम सेकंड ओपिनियन लिया, थर्ड थोड़ा सा टाइम है, मतलब ये 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4-5 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, बस इतना ही टाइम है. तो मुझे लगा कि मैं कीमोथेरेपी करा लेती हूँ. 5 मंथ्स अगर एक्सटेंड होते हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो वेल एंड गुड. इन 5 मंथ्स में मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ मैं देखती हूँ. फिर उसके बाद मैंने नेट में सर्च करना शुरू किया.
कीमोथेरेपी लिखी गई, साथ में साइड बाय साइड सर्च करना शुरू किया। मेरे 6 साइकिल्स हुए, तो 6 साइकिल्स के बाद फिर से पैट स्कैन हुआ। पैट स्कैन में फेवरेबल रिजल्ट आया, जिसमें 50% कह लो ट्यूमर श्रिंक हो गया था, लेकिन डिसअपियर कहीं से भी नहीं हुआ। जो बहुत सारी जगह में मल्टीपल ट्यूमर बने थे, बस उनका साइज डिक्रीज हुआ। डिम्पल मैम, मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, हम सुन पा रहे हैं। आपने बताया कि आपका जब आपने कीमो लिया और उसके बाद में स्कैन करवाया तो आपका 50% साइज डिक्रीज हुआ था, और वो भी पुराने वाले ट्यूमर्स में, राइट? जी जी मैम, राइट। डिसअपियर तो कहीं नहीं हुआ था। डिसअपियर नहीं हुआ था। हाँ जी, डॉक्टर्स ने 6 साइकिल दिए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप 12 साइकिल ले लो, मे बी डिसअपियर हो जाए, मे बी सही आ जाए पैट स्कैन। तो मैंने डॉक्टर्स को कहा कि आप मुझे श्योरिटी तो नहीं कह सकते, मतलब सही से करती हूँ तो सही रहेगा। तो डॉक्टर्स के पास भी ऐसा कोई प्रॉपर आंसर नहीं था, तो उन्होंने कहा मे बी हो सकता है और मे भी नहीं, क्योंकि हमने मतलब फाइनेंशियली भी हम वीक हो चुके थे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले 9 साइकिल लिए, फिर 6 साइकिल लिए, जो मेरे पास इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं था। फिर इस तरह से सर्च करते करते, जैसे जब मैं कीमोथेरेपी ले रही थी उन दौरान ही मैंने बहुत सारे सर्च कर दिए थे। मुझे नेट में बहुत सारे, इंटरनेट में बहुत सारे नए दोस्त मिले, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मेरा एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे स्क्वायर 1 का प्रोग्राम शेयर किया, क्रिस यूएसए से, क्रिस बीट कैंसर। उनका स्क्वायर 1 का प्रोग्राम मैंने देखा, उसमें 10 मॉड्यूल्स है, उससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई। मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम इसको ध्यान से देखो, तुम ये कर सकती हो, और अगर उसने किया है और तुम भी कर सकती हो ये। तो जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी, मैंने उसी टाइम ये सब देख रही थी, मैं उस टाइम मैंने ये सब नोट्स बना दिए थे। मैं बस पैट स्कैन का इंतजार कर रही थी कि कैसा आएगा। तो पैट स्कैन में डॉक्टर्स ने भी प्रॉपर मुझे नहीं बताया कि आपका 12 साइकिल लेने के बाद आप प्रॉपर सही हो जाओगे, वो सब ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने 6 साइकिल लेने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया, डॉक्टर्स ने कहा कि 6 साइकिल काफी है, अब तुम ओरल कीमो शुरू कर दो। वो मैंने को भी थोड़ा मतलब कह रहे कि मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो इमोशनली और टूट जाए। इधर से बच्चा देख रहे थे, वो मेरे पास आए या बच्चे के पास जाए, मैं चाहती थी कि वो अच्छे से बच्चे की केयर करे। चलो मैं ट्रीटमेंट अपना करती हूँ अकेले। तो फिर मैंने डिसाइड किया, डॉक्टर को मैंने कहा कि मुझे ओरल कीमो दे दो। तो मेरी ओरल कीमो चली, 2 मंथ्स मैंने ओरल कीमो ले ली। और इस बीच मैंने अपना जो सर्च था, मैंने क्या करना है, जो स्क्वायर 1 का प्रोग्राम है, वो सारे मैंने नोट्स बनाए, मैंने डायरी में नोट किए। और उसके अलावा मुझे और भी इंटरनेट में बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारे दोस्त मिले जिन्होंने मेरी हेल्प की। फिर उसके बाद मैंने अपना नेचुरल प्रोटोकॉल शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि मैं सही जा रही या नहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये था कि अपने बच्चे के साथ रहूंगी और ये सब मैं आराम से कर सकती हूँ, मेरे साथ बच्चा भी रहेगा और ये सब चीजें। बहुत सारे लोग इन चीजों से ठीक हुए, मैं भी ठीक रहूँ। अपनी तरफ से मतलब कोशिश करने में क्या जाता है, मैंने कोशिश की, मैंने सब कुछ किया, जो जहां जहां से मुझे लग रहा था ये भी है, ये भी कैंसर को बीट कर सकता है, ये चीज खाने से कैंसर कम हो जाता है, मैंने वो सारी सप्लीमेंट्स, वो सारी चीजें की, जूसेस लिए, वो सब किया। फिर मैंने 3 मंथ के बाद मैंने सीटी किया। मैंने ये देखना था कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं। तो सीटी में फेवरेबल रिजल्ट आया। उसमें जो है सिर्फ लीवर में रह गया था। फिर मुझे ये था कि सीटी में प्रॉपर कैंसर का नहीं पता चलता। तो हमने जो है, मैं वही प्रोटोकॉल चलाती रही, नेचुरल प्रोटोकॉल चलाती रही। मैंने कीमो ओरल सब बंद कर दिए थे। तो उसके बाद मैंने 2016 के बाद में 2018 में मेरा लास्ट पैट स्कैन हुआ, जिसमें जो है सारे ट्यूमर श्रंक होके बस एक जगह था, सब वो छोटे छोटे सारे गायब हो गए। 2018 में जो पैट स्कैन कराया था मैंने दिसंबर में, सब गायब होके बस एक जगह था। फिर वो दिन हमारे लिए बहुत खुशी का था, और हमने जो भी उस टाइम पे किया था, हमने वही आगे वही हम चलाते गए। फिर 2019 में मैंने कोई स्कैन नहीं किया,
मुझे पता था कि मेरी बॉडी अच्छी है, मैं अपने बच्चे के साथ सही से रह रही हूँ, मैं खा पी रही हूँ, और क्या चाहिए मुझे। मैंने 2019 में कोई स्कैन नहीं किया, खाली मैं ब्लड टेस्ट कराती थी। CA 99.9 किया था मैंने, CEA कराती थी बीच बीच में 2 या 3 महीने के गैप में। तो 2019 में मैंने कुछ नहीं किया। फिर 2020 लास्ट ईयर लॉकडाउन में जून, तो उस टाइम मेरा पेट स्कैन बिल्कुल क्लियर आया। मतलब जो नेचुरल चीजें जो मैं करती गई उससे मेरा पेट स्कैन क्लियर आया, और डॉक्टर बहुत शॉक हुए कि इतने ट्यूमर्स आपके बॉडी में थे, इतने जगह कैंसर फैल चुका था, ये कैसे हो गया। फिर वही प्रोटोकॉल लेती गई, लॉकडाउन था, फिर मैं करती गई। इस महीने फरवरी में फिर से पेट स्कैन हुआ, जो फिर से क्लियर आया, जो डॉक्टर्स के लिए बहुत शॉकिंग था। यही था मैम। वाओ, वेरी इंस्पायरिंग सरोज, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। जब भी मुझे बताया था आपने पेट स्कैन का, आई वाज वेरी हैप्पी इन टीयर्स की कितना लंबी जर्नी है। पिछले 4-5 साल से आप इसको जर्नी को, बैटल को फाइट कर रहे हो, और आपका कंटिन्यूअसली 2 स्कैन्स कैंसर फ्री आया है। और बीच में भी जब आपने बताया कि आपकी बॉडी में पहले बहुत सारे ट्यूमर्स थे, फिर धीरे-धीरे वो कम होते गए, फिर लिवर से आपने कम किया। आई एम रियली क्यूरियस टू नो सरोज कि इस आपकी जर्नी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। आपका आपके सन के लिए आपका लव, सॉरी आवाज थोड़ी सी, उसके साथ में आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था, राइट? जी मैम, जी राइट। तो सरोज आप बताएंगे कि जब आपका डॉक्टर ने बोला था कि कीमो करवाना है, लेकिन आपको उसका कॉस्ट ज्यादा लगा, इसके लिए आपने अपने हस्बैंड से झूठ बोला। हेलो जी मैम। सरोज, जब आपको पता चला था कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट ज्यादा है, आपने अपने हस्बैंड से झूठ बोला, राइट? जी मैम। तो आपने क्या सोच के उन्हें बोला कि आपको नहीं लगा कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं? मैम रिस्क तो था। अब देखो, कीमोथेरेपी कर रही थी, उसमें भी डॉक्टर्स मुझे ये नहीं बता रहे थे कि 12 कीमो के बाद आप सही हो जाओगे, मतलब ट्यूमर कम हो जाएगा। डॉक्टर भी मतलब ये था कि चलो कीमोथेरेपी कराते जाओ, होगा या नहीं होगा, प्रॉपर उन्होंने नहीं बताया मुझे। तो मुझे लगा मैं वहां से भी जा रही हूँ, तो वहां से भी इधर से बच्चे से दूर रह रही हूँ, इधर से डॉक्टर भी मुझे प्रॉपर नहीं बता रहे कि आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने जो क्रिस्का पढ़ा, मैं उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई, इसलिए मैंने कीमोथेरेपी छोड़ दिया। समझ गई मैं, ओके। जी। कभी आपके मन में डर आया कि आप वो पाथ ले रहे हो जो बहुत लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो आपके मन में कभी वो डर आया था? जी मैम, एक्चुअली सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था कि मैं कीमोथेरेपी छोड़ रही हूँ, या डॉक्टर्स ने मुझे क्या कहा। वैसे डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि तुम कीमोथेरेपी कंटिन्यू करो, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि डॉक्टर्स ने कहा कि कीमोथेरेपी अब हो चुका है, और तुम घर बैठ के जो है ओरल कीमो करो। तो हस्बैंड को इतना पता नहीं था कि मैं साथ में क्या कर रही हूँ। मेरे ओरल कीमो भी चला था, 2 महीने मैंने ओरल कीमो लिया, उसके साथ में सप्लीमेंट और भी बहुत सारी चीजें लेती गई। तो मैंने हस्बैंड को प्रॉपर नहीं बताया। हस्बैंड को मैंने जब मेरा स्कैन क्लियर आया, जो 2018 में जो एक जगह रह गया था, बाकी सारा क्लियर हुआ, मैंने उस टाइम हस्बैंड को बताया। और मुझे यही लग रहा था कि उधर से कीमोथेरेपी में भी बहुत ज्यादा मतलब कि रिस्क है, और साइड इफेक्ट्स इतने हो रहे हैं बॉडी में, क्यों ना मैं ये नेचुरल चीज करूं। कीमोथेरेपी से भी मुझे फायदा नहीं हो रहा है, मैं भी नेचुरल चीज से फायदा हो। मुझे पता नहीं, अंदर से बहुत हिम्मत आ रही थी कि बच्चे के साथ हूं मैं, सबसे बड़ी बात। तो मुझे कोई भी चीज, मतलब कोई भी कैंसर, कोई भी, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा मेरे साथ है, मैं अपना प्रोटोकॉल सही से चला रही हूँ और नेचुरल चीजें ले रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। पता नहीं अंदर से ही मैं बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। मैं बच्चे के साथ बहुत बिजी हो जाती थी, मुझे याद ही नहीं रहता था कि मुझे कैंसर भी है। वाओ, ओके। आई थिंक वही आपकी सबसे बड़ी हिम्मत बना, और आपका जो खुद का विल पावर था कि आपने बताया कि आपको बहुत बार पता ही नहीं रहता था कि आपको कैंसर भी है। सो इट्स रियली वेरी एडमायरेबल। सो सरोज, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी हमारे पास में।
अबाउट जी योर डाइट, कि आपने कैंसर के लिए ठीक होने के लिए बहुत सारी चीजें की होगी, राइट? तो आप जी जी बताएंगे कि मैम। आपने व्हाट ऑल थिंग्स टुगेदर हेल्प यू, कौन कौन सी चीजें आपने की खाने में भी, और भी अगर आपने कुछ एक्टिविटीज किया जो आपको खुश रखता था या आपको हिम्मत देता था, आप शेयर करेंगे वो? जी मैम, जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने आप को अंदर से टूटने नहीं दिया। सबसे मेरी बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी हिम्मत मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा रहा। मैं अपने बेटे की, मेरे आंखों में आंसू, मैं बहुत रोई थी शुरू में कि अपने बच्चे को देख के। मेरा इतना छोटा बच्चा, अभी वो क्रावलिंग कर रहा है, चल नहीं पा रहा, अभी तो चल नहीं पाता, इतना छोटा है, कौन इसको स्कूल भेजेगा आगे, कैसे ये बड़ा होगा। मतलब बहुत सारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्या करूं मैं बहुत। तो मैं उसको देख देख के मुझे हिम्मत आई, नहीं क्रिस अगर ऐसा कर सकता है, क्रिस ने ये सब चीजें की, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी ठीक हो सकती हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरा बेटा मेरे साथ है और मैं इमोशनली वीक नहीं हो रही हूँ। जब से मैं उसके साथ घर में रहना शुरू किया मैंने, मुझे याद भी नहीं रहता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं अपना प्रोटोकॉल करती गई और बच्चे से मुझे हिम्मत मिलती गई। राइट। और आप प्रोटोकॉल में क्या क्या करते थे? सबसे पहले तो मैंने अपनी किचन से शुरू किया। मैंने अपने यूटेंसिल्स वो सारे चेंज किए। मैंने नॉन स्टिक एल्युमिनियम वो सब हटा के स्टील और मिट्टी के बर्तन ये सब किया। और मैं पानी जो है, अगर बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस में हो तो बीमारी मतलब इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। तो मैंने अर्टन पॉट लिया, पॉट का पानी मैं पीती थी जो है पीएच लेवल को बैलेंस करता है। और उसके अलावा जो मैंने ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड जूसेस वो सब लिए मैंने। ओके, तो आप हाँ जी, मैं गांव में रहती थी, इसलिए यहाँ पे जो है मैंने ऑर्गेनिक खुद से वो सब्जियां और फल उगाने शुरू किए जो मैंने खाए मतलब जिससे मुझे फायदा हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली वो भी है, बहुत फर्क पड़ता है कि गांव में एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा प्योर होता है, एयर भी प्योर होती है, जी चीजें भी प्योर मिलती है। तो हम लोग जो सिटीज में ऑर्गेनिक के लिए जितना डबल उसका खर्चा करते हैं, वही चीज आपको गांव में लो कॉस्ट पे और ज्यादा प्योर मिलती है। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट आपने बताया सरोज कि वो आपको कैसे हेल्प किया। सो सरोज, अगर मैं आपका उस वक्त का मैं लाइफस्टाइल पूछूं कि आप सुबह उठ के कितने बजे उठते थे और आप पूरे दिन क्या करते थे, आप मुझे बताएंगे? जी मैम, ऐसा कोई स्पेशल तो बहुत ज्यादा स्पेशल तो मैंने नहीं किया। मैं जैसे सुबह उठती थी, सबसे पहले तो मेरा प्राणायाम, क्योंकि बॉडी इतनी वीक थी, मैं एक्सरसाइज जो हैवी एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती थी, मैं वॉक नहीं कर पाती थी, क्योंकि सुबह उठ के मेरी बॉडी बहुत वीक मुझे फील होता था, बहुत वीकनेस फील होती थी। तो मैं ना वॉकिंग की मैंने, ना कोई ऐसा योगा किया मैं बस ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया। मैंने जहाँ सच में पढ़ा कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी में लेंगे, उतने ज्यादा कैंसर सेल थ्राइव करेंगे। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम किया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज की। वो मैं 2 घंटा करती थी। अनुलोम विलोम, बस मैं 2 चीजें करती थी ब्रीथिंग एक्सरसाइज में, अनुलोम विलोम और कभी भ्रामरी हो गया, बस ये। कपाल भाती भी मैंने नहीं किया, डीप ब्रीथिंग किया, ये सब किया। हाँ, उसके बाद जो अपने घर में किचन में जो चीजें मिलती है, जैसे टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, तुलसी के पत्ते हो गए, उन सब की जो है मैं सिनोमन हो गया, दालचीनी जिसको बोलते हैं, उन सब की मैं एक मॉर्निंग में एक टी पीती थी, वो टी पीती थी। उसके अलावा मैं एलोवेरा जूस, आंवला जूस, मतलब मैंने ना जूसेस पे बहुत ज्यादा फोकस किया। और उसके अलावा डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का DIP डाइट, ये मैंने फॉलो किया मैम। DIP डाइट कहता है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में 12 o'clock तक, 12 नून तक आप अपने मनपसंद की कोई भी 4 तरह के फ्रूट्स ले लो। तो मैं अभी भी वही डाइट फॉलो करती हूँ, DIP डाइट। मैं ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेती हूँ, उसके बाद लंच आता है। लंच में मैं पहले रॉ वेजिटेबल्स लेती हूँ या सैलेड लेती हूँ, उसके बाद में जो घर में बना हुआ खाना वो लेती हूँ। उसके अलावा मैंने जूसेस पे फोकस किया, जेसन थेरेपी मैंने पढ़ा और मैंने जूसेस पे फोकस किया। मैं 6 ग्लासेस रेड जूस, 6 ग्लासेस ग्रीन जूस पीती थी।
तो मतलब इससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ताकत मिली, मेरी इम्यूनिटी भी बूस्ट हुई। और दूसरे तुलसी के पत्ते की चाय जो मैंने बहुत पी, पहले मैं 10 पत्ते से शुरू किया, धीरे 5 से 6 दिन के बाद मैंने फिर इंक्रीज करती थी, 20 पत्ते, 30 पत्ते, 50 पत्ते, 60 पत्ते, 100 पत्ते तक जाती थी मैं। मैंने घर में तुलसी बहुत ज़्यादा उगाया हुआ है, तो इससे मेरी इम्यूनिटी और भी स्ट्रॉन्ग हुई तुलसी के पत्तों से। ओके, तो आप बस यही दिनचर्या था मैम, बस ये जूसेस पे ज्यादा फोकस किया और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। और आप दिन में 12 ग्लास जूस पीते थे? जी मैम। ओके, और आप पका हुआ जी। खाना भी खाते थे क्या? नहीं मैम, मैं पका हुआ खाना एक टाइम लेती थी, वो रात में लेती थी, या कभी मन किया दिन में ले लिया। बाकी मैं पका हुआ खाना अभी भी मेरा सेम वही प्रोटोकॉल चला है। मैं पका हुआ खाना अभी भी नहीं लेती। बहुत सारी चीजें हैं हमारे नेचर ने, मदर नेचर ने बहुत सारी चीजें दी है जिनको हम रॉ खा सकते हैं। मैं बहुत इंजॉय करके खाती हूँ उन सब चीजों को। सुनने वालों को ये लग रहा होगा कि बहुत सारे लोगों को कि किस तरह से वो चीजें खानी है। नहीं, बहुत सिंपल है, कैरेट्स खा लो, खाना ही है तो खाना ही तो है। क्यों अपनी बॉडी में वो पॉइजन, कीमोथेरेपी का पॉइजन डालना है? खा के ठीक हो जाओ। टेक अ फूड एज अ मेडिसिन, वो मैंने किया है। वाओ! या जी। हम लोग बोलते हैं ना, let food be the medicine and medicine be the food. So you actually followed it. And we have a question कि आपने जब आप जूस लेते थे 12 ग्लास, तो कौन से तरीके के जूसेस लेते थे? मतलब जी ये कि किस-किस चीज़ों मैम का आप जूस बनाते थे? जूस में क्या-क्या डालते थे? जी मैम, मेरा 12 बजे से पहले तक का टाइम होता था रेड जूसेस का, और 12 बजे के बाद तक का टाइम होता था मेरा ग्रीन जूसेस का। वो मैं बीच-बीच में कभी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे या 8-9 ऐसे मतलब डिवाइड आधे घंटे, 10 मिनट के बाद इस तरह से लेती थी। रेड जूसेस में मैंने कैरेट जूस के बारे में पढ़ा था। एक कोई लेडी है फॉरेन में जिन्होंने अपने कैरेट जूस से जो है अपने कैंसर को हराया। मैंने भी कैरेट जूस शुरू किया। कैरेट में मैं बीटरूट मिक्स करती थी और रेड एप्पल, ये 3 चीजें मेरी उसमें रहती थी। और ग्रीन जूसेस में मैम मेरा पालक का जूस और व्हीट ग्रास और ये कड़वा करेला हो गया, ये सब, और कोई और बेल के पत्ते, इसका जूस हो गया मैम, ये सब लेती थी मैं। अच्छा, और आप जूसेस खुद ही बनाते थे अपने? जी मैम, मैं सारे काम मैं खुद करती थी, क्योंकि ऐसा होता है मैम, अगर बेड पे पड़े रहें फिर कोई दूसरा आके बनाए तो उन चीजों का ना मन भी नहीं करता खाने का। अब खुद करो तो उसमें मेरी मेहनत लगी है, मैंने मेहनत से किया, तो एक अलग ही मजा है खुद करने में। मैं खुद करती थी, बेशक मेरी बॉडी वीक थी, मैं खुद करती थी, तो ओके। सारा मैं खुद करती थी। अच्छा, ओके। और आप जब आपको 12 घंटे अगर आप पी रहे हैं, तो मतलब आप हर घंटे जूसिंग कर रहे हैं, राइट? जी मैम। और आप हर घंटे फ्रेश जी, जूस इतना पीती थी कि भूख का तो पता ही नहीं होता था। फिर मैंने बाद में ये करना शुरू किया, जैसे कुछ दिन 3 दिन में जूसेस लेती थी और 3 दिन में रॉ डाइट लेती थी। फिर मैंने बाद में ऐसे भी अपना वो रोटेशन बेस पे किया, कभी अच्छा। जूस, कभी रॉ डाइट ऐसे। और सैलेड में आप रॉ डाइट में क्या-क्या चीज़ें खाते हैं? मैम सैलेड में मैं जैसे मूली हो गई, मूली को कद्दूकस करके, क्योंकि कीमोथेरेपी से मेरे ना ये जबड़े, दांत, ये सब वीक हो गए थे, तो मैं ये सब कद्दूकस करके, कैरेट को कद्दूकस करती थी और बीटरूट को कद्दूकस करती थी और रेडिश और कैबेज हो गया, और उसमें ब्लैक पेपर और पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट ये डालती थी मैम, और लेमन हो गया। ओके, ओके। जी। और ओके, और उसके अलावा आप सप्लीमेंट्स में क्या-क्या लेते थे? जी मैम, सप्लीमेंट्स तो बहुत है मैम, मार्केट में इतने सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। मेन सप्लीमेंट्स जो मेरा रहा वो करक्यूमिन है मैम, करक्यूमिन। अच्छा। करक्यूमिन मैंने इसको एज लाइक अ थेरेपी लिया। जैसे आज पहले मैं 1 कैप्सूल से शुरू किया, फिर 2, 3, 4 इस तरह से मैं डोज बढ़ाती गई। जब मैं 4000 mg तक पहुंची,
जहाँ मेरे को साइड इफेक्ट जैसे कुछ नहीं लगा, बॉडी में कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, मैं वहां तक ले जाती थी 4000 mg तक दिन का, 8 कैप्सूल कई बार मैं लेती थी कर्क्यूमिन की। फिर उसके बाद में धीरे धीरे डिक्रीज करके आती थी फिर से 1 पे, फिर से मैं ऐसे शुरू करके 4000 पे जाती थी, फिर डिक्रीज करके 1 कैप्सूल पे आती थी, कभी 8 कभी 1 ऐसे चलता था मेरा मन। और उसके अलावा बॉसिल्ला हो गया और मिल्क क्रिस्टल हो गया, बहुत सारी सप्लीमेंट्स हैं मैम जो मैंने रोटेशन बेस पे लिए हैं। ओके, गॉट इट। और सरोज, आपने जितना आसानी से बताया है ये चीज को कि आपने क्या क्या चीजें की, मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके बाद में ये, और आई एम श्योर कि जब आपने शुरू किया होगा तो ये बहुत डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए। सो जी मैम, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा। पहले तो जब हमने सुना क्रिस्का, जब मैंने पढ़ रही थी, मैं सुन रही थी उनको, तो मुझे लगा कि किस तरह से कैसे कोई बिना खाने के रह सकता है, पूरे दिन में बिना खाने के कैसे रह सकता है। हमको आदत थी चपाती खाने की, चपाती सब्जी चावल ये सब खाने की, तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो धीरे धीरे बॉडी भी हैबिचुअल हो गई, सब कुछ इजी रहा। पहले तो बहुत मुश्किल लगता था, जब करने पे आई तो सब इजी हो गया है। ओके। और सरोज, आपको कोलोस्टोमी बैग भी लगा हुआ है, राइट? जी मैम। राइट। तो जब भी वो सर्जरी हुआ था, क्योंकि आज जब हम पेशेंट से बात करते हैं और जब बैग लगाने जी की बारी आती है, तो बहुत सारे जी पेशेंट्स को बहुत काउंसलिंग चाहिए होती है, और काफी पेशेंट्स जी है जो अपनी सर्जरी पोस्टपोन कर देते हैं ये बोल के कि बैग के साथ में तो नहीं जी सकते हैं, तो जी वो बोलते हैं इससे अच्छा तो हम ट्रीटमेंट ही नहीं करवाएंगे। सो जब आपको ये जी। बैग लगा था तो आपका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मैम, मुझे तो मेरी तो इमरजेंसी सर्जरी हुई, मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। जब मैं उठी तो देखा ये क्या है, तो हमको लगा, शुरू में तो मुझे लगा कि शायद सर्जरी में सबको यही लगता होगा, लेकिन बाद में जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपका 3 मंथ बाद हम जो है इसका सर्जरी कर देंगे, तो रिवर्सल इसका हो जाएगा। तो मुझे लगा चलो 3 मंथ ओके। देन जब पेट स्कैन में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया, डॉक्टर्स ने मना की नहीं अभी सर्जरी नहीं होगी। इस तरह से मेरे पास फिर मेरे सामने मेरा बच्चा था, इसके साथ जीना, मैं अपने बच्चे का साथ तो नहीं छोड़ सकती थी। इसके साथ जीना मेरे लिए मंजूर है, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं इसके साथ आराम से रह रही हूँ। वाओ, वाओ, वेरी नाइस। तो अभी जब आप ये जूसिंग करते थे इतना ज्यादा, तो आपको बैक की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती थी क्या? बार बार क्लीन करना पड़ता होगा? जी मैम, बार बार वॉशरूम से रूम से वॉशरूम, बस यही पूरे दिन भर चला रहता था, वॉशरूम टू रूम। तो मैम अब ठीक होना है तो इंसान के लिए अंदर से ये था कि मुझे बस ठीक होना है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने अपने बच्चे के साथ रहना है, बस यही था मैम मेरा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शुरू में कुछ टाइम में कराया करती थी, मैं सोचती थी उफ भगवान ने क्यों मेरे लिए इतना वो सब क्यों। फिर जब हस्बैंड समझाते थे कि चलो भगवान ने हमको मौका दिया है, जिंदगी जीने का मौका दिया है, अपनी गलती को सुधारने का मौका दिया है, अपने आप को ठीक करने का मौका दिया है, लेकिन कुछ लोग तो जैसे एक्सीडेंट्स में एक्सपायर हो जाते हैं, यहाँ कईयों के साथ हार्ट अटैक हो जाता है, उनको तो अपना मतलब अपने आप को ठीक करने का टाइम भी नहीं मिलता। हम तो लकी है, उनका ये कहना हम लकी है, हमारे पास टाइम है, तुम करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बार बार वॉशरूम जा रही हो। मेरे हस्बैंड को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस यही खुश है कि तू मेरे सामने खड़ी है, वो मुझे यही बताते हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वाओ! जब आप अपने हस्बैंड की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। आप बताएँगे कि उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनका नाम क्या है? जी, उनका नाम मैम संजीव है। अच्छा, तो आप संजीव जी के बारे में बताएँगे? जी मैम, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कभी एक बार भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि तेरे ट्रीटमेंट में इतना खर्चा आ चुका है या तुझे कोलोस्टोमी बैग लगा है। उनका ये कहना है, अभी डॉक्टर ने मुझे रिवर्सल के लिए लास्ट ईयर से मुझे डॉक्टर रिवर्सल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं कि अगर तेरा सर्जरी होगी, कहीं ऐसा ना हो कुछ हो गया, या फिर जो शुरू में जो पहले सर्जरी हुई थी उसमें मैं बहुत मुश्किल से रिकवर हुआ मेरा, या इस तरह से हो गया फिर हम क्या करेंगे। उनका ये कहना कि बस तू जैसी भी है मेरे सामने मेरे को पसंद है, जैसी भी है ठीक है।
जी राइट। और आपके लिए बहुत यहाँ पे चैट्स पे आपके बहुत एवरीबडी इज राइटिंग गुड थिंग्स कि heads off to Saroj for her determination and getting through it all by her own self. She's super जी fighter, amazing spirit. God bless you. And थैंक यू सबको, थैंक यू। yeah, so आप ओके, तो जब आपके हस्बैंड जब ये ट्रीटमेंट चल रहा था, स्पेशली जो आपने सेकंड फेज ऑफ योर जर्नी व्हेन इट स्टार्टेड, जी आप लोग कभी आपके हस्बैंड को आपके लिए डर लगा, या फिर व्हाट ऑल फीलिंग्स और इमोशंस यू बोथ हैव गॉन थ्रू टुगेदर? जी मैम, मुझसे ज्यादा वीक मैम मेरे हस्बैंड हैं, तभी तो मुझे बहुत सारी चीजें मुझसे मैंने उनसे छुपाई। वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है। उन्होंने जिस तरह से मुझे देखा बेड पे, मेरे जब सर्जरी हुई मेरा बहुत कंडीशन खराब था, मुझसे ज्यादा मैंने मतलब उनको मैंने टूटते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। तो मेरा दिल में यही था कि मैंने मतलब इनके सामने सही होके दिखाना है, ठीक होके दिखाना है। मैंने उनको इमोशनली बहुत टूटते हुए देखा है। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड की हिम्मत बनूं, जहाँ मैंने उनको इस तरह से टूटते हुए देखा है, मैं इसी तरह से स्ट्रांग बनती गई। तो आप अपने अपने बच्चे के लिए आपने सब कुछ किया, अपने हस्बैंड के लिए आप स्ट्रांग बने और जी आपने उनको सपोर्ट किया। तो मैं अभी जी मुझे सोचना पड़ रहा है कि आप केयरगिवर हो या पेशेंट थे। मैं एक्चुअल में सोच रही हूँ अभी। मैम एक्चुअली मेरे साथ जब हॉस्पिटल आते थे मेरी सिस्टर या कभी मेरी मदर आते थे, तो डॉक्टर सब मेरे को ये बोलते थे कि अपने पेशेंट को लेके आओ, पेशेंट को लेके आओ। तो मैं बोलती थी कि मैं ही पेशेंट हूँ। उनको लगता था या मेरी मदर होगी या मेरी सिस्टर होगी या मतलब जो भी मेरे साथ आते थे, क्योंकि मैं फटाफट चलती थी, वो मेरे पीछे 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 आते थे, मैं उनके उनसे आगे आगे मतलब मैं बहुत एक्टिव रही हूँ। वाओ, अमेजिंग। एक क्वेश्चन है कि आपका शिमला में आपने चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट करवाया, राइट? जी मैम, पहले शिमला में हुआ मैम, फिर चंडीगढ़ में हुआ मैम। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है कि आपका शिमला में और चंडीगढ़ में डॉक्टर कौन थे? जी चंडीगढ़ में शिमला में मैम डॉक्टर राकेश कपूर थे, ऑन्कोलॉजिस्ट थे। तो जहाँ मैं उनकी बात करूँ, उन्होंने ये कह सकते हैं कि उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे कौन सी स्टेज का कैंसर है, तो उन्होंने हमें नहीं बताया। मे बी उनको ऐसा लगा हो कि पेशेंट को नहीं बताना चाहिए, मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया। तो हमको मतलब जब तक हम शिमला में थे, हमको कुछ भी नॉलेज नहीं था इस चीज का। तो मुझे लगा कि डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको 3-4 टीके लग जाएँगे, आप ठीक हो जाओगे। मुझे लगा कि शायद मैं ठीक हो गई 3-4 टीके के बाद। जब पेट स्कैन आया तब शॉक हुई। फिर जब चंडीगढ़ गई, चंडीगढ़ में डॉक्टर राकेश कपूर, उन्होंने हमको जो है प्रॉपर सब कुछ बताया कि आपके पास इतना टाइम है, इस स्टेज का कैंसर है। ये सब मतलब डॉक्टर राकेश कपूर ने हमको सब कुछ बताया। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो जी, आपको जब एक बात बताइए सरोजिनी, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस फ्रॉम यू। जब डॉक्टर बोलते हैं कि जी, इतना टाइम है और आपको भी बोला, और अब जब आपने वो मतलब वो टाइम तो बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो आज जब हम जी। सबको ये चीज डॉक्टर से सुनने को मिलती है, आप सबको क्या एडवाइस या क्या बोलना चाहोगे नाउ दैट यू हैव गॉन थ्रू इट एंड यू नो कि उसका मतलब क्या होता है? तो आपका मैसेज क्या होगा सबके लिए? जी मैम, सबसे पहले तो इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, और दूसरे अपने आप को एजुकेट करना। एजुकेट योरसेल्फ अबाउट योर डिजीज। अगर आपको अपने डिजीज के बारे में पता है, डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा है, तो दूसरा रास्ता चुनो। दूसरा रास्ता चुनो। भगवान एक रास्ता जब बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। वेरी नाइस सरोज, आपने बहुत बहुत सही चीज बोली है कि अम, जी रास्ते अलग अलग है, मंजिल तो सेम, जो आखिरी मंजिल है वो सेम है। अब किसको कौन जी सा रास्ता चुनना है वो आपको डिसाइड करना है। और सरोज, जी आपका जो रास्ता था वो आपने खुद ने सारे ऑड्स के अगेंस्ट में जाकर के सेलेक्ट अपने आप से सेलेक्ट किया, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। एंड जी किसी को नहीं, आपके हस्बैंड आपके सबसे क्लोज है, आपने उनको भी नहीं बताया, और आपने अपनी लड़ाई अकेले लड़ी और अपने फैमिली के लिए। आई मीन आई एम शॉर्ट ऑन वर्ड्स टुडे सरोज की
It must have been very difficult, but you have proved that it's not impossible. जी जी Right, मैम। right. तो सरोज, जब ये टाइमलाइंस मिलती है सबको, तो उसका क्या मतलब होता है? क्या हमें सच में उसके बारे में सोचना भी चाहिए, या फिर कैसे उसको लेना चाहिए? जी मैम, मुझे ना आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक बार रिपीट करेंगे आप? मैं बोल रही थी कि जब भी टाइमलाइंस मिलती है, जब कोई भी बोलता जी है कि इतना टाइम है, तो उसके ऊपर आप जी क्या बोलेंगे कि लोगों को वो किस तरीके से लेना चाहिए, कि उसको मान ले कि हाँ यही है टाइमलाइन, या फिर आप क्या बोलेंगे उसके ऊपर? नहीं मैम, मैं इस चीज को नहीं मानती। डॉक्टर्स हाँ, भगवान का दर्जा दिया गया है डॉक्टर्स को, लेकिन वो अगर कहें कि आपके पास 1.5 महीना है, तो वो भगवान तो नहीं है ना कि 1.5 महीने के बाद मुझे कुछ हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। वो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करो तो वो 1.5 महीना क्या 1.5 साल भी निकल जाएगा आगे। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स ने बोल दिया कि 1.5 महीना है तो आप मेरे पास 1.5 महीना ही है। पहले तो हम भी यही सोचे कि मेरे पास 1.5 महीना है, अब 1.5 महीना निकल गया। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मुझे लगा कि मैंने अपने बच्चे के लिए जीना है, 1.5 महीना क्या 1.5 साल निकाल दूंगी। मैं कुछ भी गुजरने को तैयार थी, लेकिन निकल गया 1.5 महीना। मैं ये नहीं मानती कि डॉक्टर्स का कहना 1.5 महीना है तो नहीं। ओके, राइट, जी राइट, राइट। या सही बोल रहे हैं आप। सो जैसे सरोज, कोई भी हमारी लाइफ में जब मुश्किल का टाइम आता है, तो हमें जी हमेशा उससे एक लर्निंग मिलती है। आपकी लाइफ में जी भी मुश्किल वाला टाइम आया, तो ये जो क्राइसिस सिचुएशन था, उसने आपको क्या सिखाया है? जी मैम, सबसे पहले तो एजुकेट योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम शिमला में थे हमको पता नहीं था कि क्या है। जब मैंने अपने बारे में, अपने डिजीज के बारे में अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया, समझना शुरू किया मेरी ये बीमारी क्या है, कैसे है ये, किस तरह से, कहाँ पे है ये, क्या करने को क्या हो सकता है, कि मैं क्या करूँ कि किस चीज से ये ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले मैम, एजुकेट योरसेल्फ। हम्म। जी ओके, गॉट इट, गॉट इट। और इस जर्नी में केयर गिवर्स का रोल, जैसे आप ही केयर गिवर थे, आप ही पेशेंट थे, बट ऑफ कोर्स हम्म, आपके हस्बैंड का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा था, तो आप उनके बारे में कुछ शेयर करेंगे? मैम, केयर गिवर्स का इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। केयर गिवर्स, अगर घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो तो सब कुछ इजीली हो जाता है। थैंक गॉड मेरे मेरे इन लॉज बहुत पॉजिटिव थे। मैं घर की बहू थी, आप समझ सकते हैं कि घर की बहू, फिर सास ससुर, अब उनको जहाँ मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि मैं उनको बैठ के खाना खिलाऊं, अब वो लोग मुझे बैठ के खाना खिलाते। लेकिन वो लोग इतने पॉजिटिव थे कि उनका ये कहना था कि तुझे हुआ है, अगर हमें होता, तेरे बदले हमें होता तो तू क्या हमें इस तरह से छोड़ देती। मेरे इन लॉज का ये कहना, नहीं, हम तेरा जितना हमसे हो सकेगा हम तेरी सेवा करेंगे। तो मेरे इन लॉज ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने, मतलब किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी मुझे ये फील होने नहीं दिया कि तुझे ये प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा वैसा, नहीं। हमारा घर का एनवायरनमेंट उन्होंने मतलब पहले की तरह ही बना के रखा, जैसे हम जब डायग्नोज होने से पहले थे। मतलब मुझे इन लॉज से कभी भी आज तक ऐसे सुनने को नहीं मिला, बल्कि वो हम इमोशनली और ज्यादा अटैच हो गए इन लॉज से। वाओ! जी आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोली कि फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी और जी मैम, फैमिली सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, राइट। एंड आपके इन-लॉज को बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, जी एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दैट अमेजिंग फैमिली। जी जी मैम जी। राइट, राइट, राइट। एक क्वेश्चन है कि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स लिए थे क्या? नहीं मैम, मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लिए। अपने किचन से मैंने 3 वाइट चीजें बिल्कुल हटा दी। 3 वाइट है, एक वाइट सॉल्ट हो गया, वाइट शुगर और मैदा हो गया। और डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लिए मैम मैंने। उसके अलावा जो मेरी मेन मेडिसिन रही वो है मैम कैनबिस ऑयल। मैंने कैनबिस ऑयल लिया, और उसके बारे में पहले तो मैंने बहुत सर्च किया। मैंने फॉरेनर से बहुत लोगों से बात की। तो
मैंने वो रिस्क भी लिया, तो थैंक गॉड उससे मुझे भी मतलब अच्छा रिजल्ट रहा कैनबिस ऑयल से। राइट ओके। और जी वाओ, आई मीन जितना मैं आप जान रही हूँ उतना ही लग रहा है कि कितना कुछ है करने के लिए। और इट जी वाज योर फॉर्मूला जिसने आपको ठीक किया है। लॉट जी ऑफ थिंग्स टुगेदर, डाइट में भी आपने बहुत कुछ किया, इमोशनल मेंटल वेलनेस में भी किया, आपके पास में बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट है, और आपने जी सप्लीमेंट्स भी लिया, मेडिकल कैनबिस भी लिया, बहुत कुछ किया। जी सो जी सरोज, कंटिन्यूअसली 5 साल तक करना एक्चुअली मुश्किल होता है। सो व्हाट जी मेड यू डू दिस एवरी डे? सॉरी। मतलब कंटिन्यूअसली 5 साल तक करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? जी बट आपने कैसे किया इस चीज़ को? मतलब व्हाट केप्ट यू गोइंग कि नहीं बस करना है? कभी आपको लगा कि अब मुझे हार माननी है, या फिर नहीं हो पाएगा अब मुझसे, या फिर गिव अप करना है, या फिर मैं बस नहीं कर पाऊँगी? कभी ऐसे थॉट्स आए आपको? नहीं मैम, एक्चुअली मुझे जो भी करना था मुझे मेरे बच्चे और पति के लिए करना था, क्योंकि इन लॉज भी अब उस एज पे है। मैंने ये सब मतलब ये सब देखा, उनको मतलब उनको समझा अपने दिल में। मैंने ये सोचा कि नहीं, मैंने इनके लिए जीना है, बस इन लोगों के लिए मुझे जीना है, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी खाना पड़े, मैं खाऊंगी। खाना है, खाना ही तो है, खाना है बस। पॉइजन तो नहीं लगाना, कीमोथेरेपी मैंने सब कुछ किया, जो मुझसे बन पाया मैंने किया। जहाँ मुझसे नहीं लगता था कि अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वहाँ मेरे इन लॉज मेरे साथ रहते थे पूरे दिन भर। हस्बैंड तो जॉब पे जाते थे, वो मेरे लिए करते थे। वो उन्होंने कहा था कि जो भी तुझे चाहिए, जो जो अगर तुझसे नहीं हो रहा तो हम करेंगे, तो उन्होंने भी मेरे लिए किया। मैं मुझे अब तो मतलब बॉडी हैबिचुअल हो गई है, मैं हैबिचुअल हो गई हूँ। अब मुझे मतलब कोई भी ऐसा कठिन चीज नहीं लगती, मैं इजीली सब कुछ कर लेती हूँ। ओके, राइट। एक क्वेश्चन है कि आपने टर्मरिक और त्रिफला कैसे लिया? अ, जो टर्मरिक है मैम, टर्मरिक तो मैंने सुबह पानी में, मैंने बताया था मॉर्निंग ड्रिंक लेती थी मैं एक सुबह। तो पानी जो गर्म पानी में टर्मरिक, गार्लिक, जिंजर और हाफ लेमन स्क्वीज करके और ब्लैक पेपर, वो मैं इस तरह पानी में घोल के लेती थी। और दूसरा कर्क्यूमिन, इसके मैम सप्लीमेंट्स आते हैं, तो उस तरह से लिया मैम, अच्छा, टैबलेट फॉर्म। ओके, गॉट इट। और आपने कैनबिस ऑयल की डोसेज कैसे डिटरमाइन की कि आपको क्या डोसेज लेनी है? एक्चुअली मैम, कैनाबिस ऑयल के बारे में मैंने फेसबुक ग्रुप में, मैंने इंटरनेट में, यूट्यूब, गूगल, ये सब मैंने बहुत टाइम तक इसके बारे में मैंने सोचा, मैं लूं या नहीं लूं, इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह। तो फिर मैंने सोचा अब मुझे जीना है, तो ये सब चीजें तो क्या है, मैं ले लूंगी। तो मैं नशा करने मैं कर लूंगी, मैंने आज तक कभी किया नहीं है, मैं कर लूंगी। तो मैंने वो भी किया मैम। जो डोजेज है वो हाफ ग्रेन ऑफ राइस इससे शुरू किया। और जब मैं मतलब 8 ग्रेन राइस तक मैं गई, तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे डिक्रीज किया। मतलब हर 4 या 5 डेज के बाद में डोजेज इंक्रीज करती थी। Okay. So, जी those who are asking questions about cannabis, we do guide cancer patients on medical cannabis. दो तरीके के होते हैं, CBD, THC, indica and sativa. So, and this जी is medical cannabis approved by Ayush Government of India license. So, if anybody is looking जी for that, I can guide you कि आपको कहाँ से मिल सकती है वो, और it's prescribed. So, there are one is medical cannabis advisory. She has studied cannabis from US and came back to India to do this year. So she is certified cannabis expert. And with her, with the जी Ayurvedic doctor, क्योंकि इंडिया में आयुर्वेदिक डॉक्टर ही कैनबिस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. So another जी Ayurvedic doctor who prescribes it. So अगर ग्रुप में किसी को भी, अगर if you're looking for it, there are certain benefits of medical cannabis, लेकिन right dosage is जी very important. Because नितेश के टाइम जी पे भी when I did not give him the right doses, it actually backfired and he was straightforward slept for 3 days. तो 3 days डे एंड नाइट ही स्लेप्ट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैनबिस आप एक एडवाइजरी से डोसेज, क्योंकि आपके बॉडी वेट एंड कैंसर टाइप और क्या सॉल्व करने के लिए आप कैनबिस ले रहे हैं, उसके हिसाब से डोसेज डिफरेंट होती है.
सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ कैनबिस जो रिसर्च बताती है। कैनबिस से आपका नॉजिया एंड वॉमिटिंग कम होता है। जस्ट सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। इससे आपको स्लीप में हेल्प मिलता है। कैनबिस से पेन मैनेजमेंट होता है और काफी केसेस में कैनबिस ने कैंसर को क्योर किया है, जैसे सरोज बता रही है। आई एम नॉट श्योर या सरोज ऑल्सो नॉट श्योर कि कैनबिस ने ही क्योर किया है, बट इट्स ऑलवेज थिंग्स टुगेदर। इसके ऊपर बहुत रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं कैनबिस के ऊपर। सो यस, कैनबिस डेफिनेटली हेल्प्स। सो इट इज अवेलेबल इन इंडिया। ऑफ द काउंटर नहीं मिलेंगी, बट इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर इट तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। सो थैंक यू सरोज फॉर शेयरिंग दिस, दैट इट हेल्प यू। थैंक यू मैम। जी आप मुझे सुन रहे हो मैम? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो सरोज, आप आज भी आप यही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं? हेलो जी मैम। आज भी आप यही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जब आपको पता है कि आपके 2 स्कैन्स कैंसर फ्री हैं? जी मैम, जी मैं यही लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ मैम अभी भी। देखिए मैं कैनबिस ऑयल के बारे में बताना चाहूंगी। कैनबिस ऑयल के बारे में गाइड करने के लिए मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। जितना भी है वो मैंने इंटरनेट से सीखा। और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, बस इसके जो है अच्छे ही इफेक्ट्स ही है। राइट। अगर इसको डोज सही तरीके से ले, इसके अच्छे इफेक्ट्स ये, मुझे आज तक इसका कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। और दूसरी बात, डोजेस भी मैंने इंटरनेट से ही जो भी पढ़ा, मैंने सारा, मेरा कोई डॉक्टर नहीं था। मतलब 2018 जनवरी, उसके बाद मैंने सारे डॉक्टर के पास जाना बंद किया। मैंने खुद ही डॉक्टर बनी। मैंने जो डोजेस है वो भी मैंने इंटरनेट में पढ़ा, किस तरह से डोजेस लेनी है। THC CBD कौन कैंसर के लिए सही रहता है, THC जो कैंसर के लिए रहता है। तो मैं लकीली यहाँ हिमाचल में ये कैनबिस इजीली प्रोवाइड हो जाता है, तो मैंने खुद की मेडिसिन खुद बनाई। रिक सनसन उनकी वीडियो को फॉलो किया और मैं खुद से मैंने वो कैनबिस ऑयल बनाया। और मुझे ये नहीं पता इंडिया में कहाँ मिलता है, फॉरनर कहाँ से लाना है, ये मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मैंने खुद बनाया और खुद से ही बनाया। अमेजिंग सरोज। वाओ, आप जब थोड़ी टाइम के लिए ऑफलाइन गए थे तो मैं वही बात कर रही थी कि इतनी सिंपल सी लाइफ जीने वाली, जिनके पास में इतना रिसोर्सेज भी नहीं थे, अपने आप से सब कुछ ग्रो किया, अपने आप से अपना डाइट बनाया, अपने आप से आपने कैनबिस भी खुद ही बनाई। मतलब बिग थिंग सरोज, बहुत ही बड़ी चीज है। एक्चुअली मैम यहाँ हिमाचल में इतने ज्यादा जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो नहीं है। हम शिमला से डायग्नोज होने के बाद गांव शिफ्ट हो गए थे, तो गांव में आप जानते हो कि मेरे एरियाज में मतलब दूर दूर तक कोई डिस्पेंसरी या ऐसा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो मैंने खुद से ही जो भी है मतलब खुद से ही रिसर्च करके खुद से ही किया मैम। अच्छा, आप अभी भी लेते हैं क्या कैनबिस? जी मैम, जी। ओके, ग्रेट, wow, wonderful. Yeah, so एक question है about illegal or legal of the cannabis. So everyone, अगर आप लोग तो एक सर्टेन रेशियो होता है, अगर आप वो बहुत ही हाई THC डोसेस की तरह जाते हैं तो वो नहीं मिलता है इजीली, इट्स इलीगल। देयर आर वेज पीपल गेट इट, बट आपको वैसे इजी नहीं मिलेगा वो, कि एक रजिस्टर्ड या प्रिस्क्रिप्शन के साथ में नहीं मिलेगा। So उस तरीके से, but yes, as I said कि there are institutes or there are organizations who are doing it in a very legal manner, which is also certified by Ayush, तो आपको वहां से मिल सकती है वो। बट सरोज ने खुद ने बनाई थी, सो फील फ्री टू आस्क द फॉर्मूला कि कैसे बनाई थी। बट यस, हिमाचल में ग्रो होता है तो इट्स इजी टू गेट इट देयर और प्योर भी मिलता है। राइट। ग्रेट सरोज। जी मैम। ओके, और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे सरोज कि फाइनली आपका वेलनेस का फॉर्मूला क्या है? जी सॉरी, मैं पूछ रही थी कि आप और कुछ शेयर करना चाहेंगे, इसके अलावा आपको और क्या क्या चीजें हेल्प की इस जर्नी में?
आवाज नहीं। मैं तो यही कहना चाहूंगी मैम, जैसे जो जिनका भी डायग्नोज हो जाता है वो एक बार नेचर की तरफ जाएं, अपने नेचर में जो भी हमको मदर नेचर से चीजें मिलती है वो खाएं, रॉ खाएं, नॉट प्रोसेस्ड, नॉट कुक्ड, ओनली जैसे मदर नेचर से मिलता है रॉ वो खाएं, और साइड बाय साइड अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो बूस्टर है जैसे विटामिन डी और तुलसी के पत्ते ये सब लें, और साथ में कैनाबिस ऑयल जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस बीमारी में वो लें। बाकी तो मैम और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, और जो मेरे बस मेरा इतना ही रहा है मैम, मैंने विल पावर स्ट्रॉन्ग की और बाकी नेचर की तरफ गए और कैनाबिस ऑयल लिया, बस इससे ही मुझे बेनिफिट मिला। अमेजिंग सरोज, बहुत ही अच्छे से आपने इसको समराइज किया, थैंक यू सो मच। एंड it's really great. There's a question कि are you nervous? आपको अपनी जो रिवर्सल सर्जरी होने वाली है आपकी, आपको उसको लेकर के कुछ थॉट्स है, डर है, नर्वसनेस है क्या? जी मैम बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली जो मेरी पहली सर्जरी हुई शिमला में ओपन सर्जरी, तो मुझे जो मेरा वोन हील होने में लगभग 1 साल लगा या 1 साल से ज्यादा लगा शायद से। मेरा जो है यहाँ से पस निकलती थी जहाँ पे सर्जरी हुआ था, तो हम यही डर रहे हैं कि कहीं सेम प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत मुश्किल से हम उस सर्जरी से निकले, बहुत मुश्किल से हमने अपने आप को हील किया। तो अभी तो मैम हम सोच ही रहे हैं किस तरह से करना है, क्या करना है, डर है मैम। ओके ओके, देयर इज अ क्वेश्चन सरोज, हाँ बोलिए। वो ज्यादा डर मैम मेरे हस्बैंड का है, वो मेरे दिमाग में डर बैठा रहे हैं, ऐसे मुझे तो डर तो नहीं है, तो वही ज्यादा डर रही है। ओके गॉट इट, नहीं सब होगा, अच्छे से होगा। एक क्वेश्चन है सरोज कि तुलसी के पत्तों को कैसे लेना है? तुलसी के पत्तों को मैम मैं मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह से लेती थी, जैसे जो पहले 10 पत्तों से शुरू किया, वो तो मिक्सी में ग्राइंड नहीं होंगे, वो मैं चाय में डालती थी, एज अ टी बनाती थी, उसकी टी लेती थी। जब पत्ते 20 से ऊपर हो जाए तो मैं एज अ जूस मिक्सी में ग्राइंड करके उसको छान के ले लेती थी। ओके, अच्छा, ग्राइंड करके छान करके लेते थे आप। और तुलसी आपने खुद ने उगाई थी घर पे, राइट? जी मैम। ओके, वंडरफुल। ये तो मैम सिटी में भी उग सकती है, एक गमले में आप अपने घर में एक पॉट ले लो तो उसमें डाल सकते हैं, इजीली उग जाते हैं। नहीं, मैंने भी अपने घर में ये मैम एक जो हेल्दी पर्सन है उनको भी ये लेनी चाहिए, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, राइट। श्योर, अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन रेज द हैंड एंड आई कैन अनम्यूट यू। सो या, so there is a from 1.5 months to 1 year and now 5 years, how she looks back her journey, like there's a question सरोज की, जैसे आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि आपको जब एक वो भी टाइम था जब कुछ पता नहीं था और सब कुछ बहुत ही it was new for you, और when you look back and when you see at that journey, आपको कैसा लगता है जब आप मुड़ के देखते हैं कि लाइफ में आपने क्या क्या किया और आज कहाँ पे हैं आप? जी मैम, एक तरफ से रिग्रेट भी होता है, दुख भी होता है। अब देखो मैंने उस टाइम अपने आप को एजुकेट नहीं किया, मैंने उस टाइम अपने आप को अपनी बीमारी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। एक्चुअली हम उस टाइम जैसा डॉक्टर्स बोलते गए हम वैसा करते गए। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये डॉक्टर की गलती है या कुछ ऐसा वैसा, शायद हमारे इधर मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है तो वो हमें इतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाए, और गलती कुछ हमारी भी थी, हमने अपने आप को एजुकेट नहीं किया। जब हम चंडीगढ़ गए उसके बाद जब डॉक्टर्स ने हमको कहा कि आपके पास 1.5 मंथ का टाइम है, तो उसके बाद ही मैंने सर्च करना शुरू किया, अपनी बीमारी के बारे में जाना, क्यों 1.5 मंथ का टाइम है, इस बीमारी में 1.5 मंथ का टाइम भी मिलता है क्या? मुझे तो ये भी पता नहीं था, कि मुझे लगता था कि ये बीमारी क्योर हो जाती है कीमोथेरेपी के। Saroj will be back in a minute shortly. If anybody wants to share anything, yes अंजू जी बोलिए। सबसे पहले तो नमस्ते सबको, आज मैंने हेयर कट करवाए। Wow, you look amazing. Thank you. Great. ऐसे हो गए तो वो बेटा रोज चिढ़ाता, शतुरमुर्ग। मैंने कहा चलो
कर लेते हैं। No, ओके, एंड देन मैं सरोज जी से एक बात कहना चाहती हूँ कि जब उनका फर्स्ट टाइम जो भी था, वो जो भी है वो कह रहे हैं कि बहुत पक गया था, हीलिंग बहुत लेट हुई थी, उसके बाद तो उन्होंने पूरा नेचुरल लिया है। अब उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उनकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी और अपना ग्रुप भी तो साथ में। yeah, right. मैं वो सर इतनी चीज ले रही है नेचुरल कि वो जैसे करक्यूमिन है ना, और ब्लैक पेपर है, तुलसी है, एवरीथिंग हीलिंग के लिए है। तो राइट अब राइट राइट बहुत जल्दी बाहर आएंगे, और यही चीज इनको अपने पापा और फैमिली को बतानी चाहिए कि पहले मुझे नॉलेज नहीं थी, राइट बट अब मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। definitely I'll मैं सरोज को she is going to watch this video so she'll get to know this. Thank you अंजू जी for sharing this. एंड कई बार होता है कि सर्जरी के टाइम पे या आफ्टर सर्जरी केयर अगर अच्छे से नहीं होती है, जो स्टार्टिंग का 2-3 वीक्स का टाइम होता है, तो उसमें Yeah. इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो 1 महीना एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपको पस नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो. बट यस शी हैज लर्नड इट वेरी हार्ड वे, तो आई एम श्योर दिस विल बी गुड ऑल दिस टाइम. मैं भी ऑनलाइन पढ़ती थी तो मेरी मम्मी चिल्ला पड़ती थी कि तेरे और हो जाएगा किसी जगह, पर कौन बताता मुझे, मेरे लिए कौन पढ़ता? मम्मी पापा उतने एजुकेटेड नहीं कि इंग्लिश में समझ सके, है ना। और भाई कहता जितना इसको पढ़ोगे उतनी निगेटिव चीजें आएंगी, आराम से सो जाओ, दवा खा के सो जाओ। वो तो ये कहता नींद की गोली। मैंने मना कर दिया, पापा और मैं दोनों नेचुरोपैथिक हैं, तो पापा जी 5 बजे उठते हैं, गिलोय का पानी, उसमें तुलसी जी पता नहीं क्या क्या मिक्स करते, मेरे को नहीं पता वो क्या मिक्स करते थे। गर्म पानी आधा लीटर वो भी पीते, मेरे को भी पिलाते। वाओ, फिर व्हाइट ग्रास, वो बीट नहीं, ग्रास. ग्रीन का जूस लेके आते, वो घूमने जाते, 1-1.5 घंटे बाद वो ले आते, लो। फिर मेरे को भूख लगती, फिर मम्मा मेरे को सिर्फ छिलके वाली मूंग की दाल एंड मिक्स रोटी ना, मैंने व्हीट बंद कर दिया था, शुगर बिल्कुल नहीं, नो मिल्क प्रोडक्ट्स, नथिंग। वाओ. और मैं 5-6 बजे बाद तो खाती ही नहीं थी, फ्रूट्स ही खाती थी। तो मुझे जल्दी 8 बजे 7 बजे भूख लग जाती थी। राइट. ऐसे 1 महीना निकाला पूरा। ओके. फिर मेरी सिस्टर लंदन से आई, फिर उसने मम्मी को एजुकेटेड किया। दीदी जिया जी दोनों डॉक्टर हैं, तो उन्हीं के कारण मैंने उदयपुर में ही कराया, वरना तो हम जयपुर भागे थे, है ना, महात्मा गांधी में। तो मेरे को ये लगा मेरी फैमिली तो पागल हो जाएगी ना, मेरी डेली रिपोर्ट आएगी और मेरे साथ जो जो भी होंगे वो कैसे अदर कंट्री अदर सिटी में खाने पीने सबका करेंगे। तो बहुत अच्छा हुआ उदयपुर में ही हो गया और मम्मी पापा के पास में रही और बहुत शानदार रहा। हाँ, पर जैसे ही खबर मिली थी तो मैं तो थोड़ी सी देर रोई थी, कार में लौटते वक्त, स्कूल से मैंने बताया था, है ना। बट मेरे बेटे को बुखार चढ़ गया था, मेरे पापा मम्मी सबको बुखार एंड हैवी हेडेक, एंड भाई भाभी और तीनों बच्चे जिनको बताया वो छोटे हैं, उन सबको भयंकर ऐसा हो गया कि जैसे वो हिंदी मूवी में मैंने बताया ना, ये नहीं चाहिए हमको हिंदी मूवी, हमको एक मूवी ऐसी बनानी है कि हम सब सर्वाइव करें। राइट. बहुत जरूरी है ये बनानी। ग्रेट, थैंक यू अंजू जी फॉर शेयरिंग दिस. अंकुर महाजन, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. जी, मैं सरोज के बारे में ही बताना चाह रहा था कुछ। सरोज को मैं करीब 3 साल से जानता हूँ। ओके. तो किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही मिला था, जब उन्होंने डॉक्टर्स ने उन्हें बताया था कि वो उनका टाइम फ्रेम बता दिया था। अच्छा. तो काफी मायूस थी, जो सबके साथ होता है। अगर कोई भी डॉक्टर आपको बता दे कि आपकी जिंदगी के कुछ दिन बचे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा उनको मोटिवेशन की जरूरत थी, विल पावर की जरूरत थी। वहां से लेके अब तक वो आई हैं। 2019 से मैं मुझे मौका मिला, मैं उनके घर पे जाके उनसे मिल के भी आया। मैं उस तरफ गया हुआ था। तो शिमला से करीब 5-6 घंटे आ गई है, 250 किलोमीटर दूर वहां रहती है, छोटी सी जगह सरहन करके। मैं उनसे मिला भी हुआ हूँ। ये जो सारा है उनकी विल पावर, और जो बेटा है उसका बेटे के प्रति जो प्यार है, हस्बैंड का सपोर्ट है, इन लॉज का सपोर्ट है, ये जो शुरू से लेके अब तक सर उन्हीं का है विल पावर, जो यहाँ तक वो पहुंच पाई हैं। और आगे भी जो ये रिवर्सल की सर्जरी वो चाहती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी के भी शरीर पे ये बैग लगा रहे ना, वो एक बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। वो कहीं भी आप ट्रेवल नहीं कर पाते कोलोस्टोमी का, क्योंकि आपको एक बैड ऑर्डर आता है, कुछ आपको फीलिंग होती है कि नहीं किसी आसपास वाले को स्मेल ना आ रही हो, आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो। तो ये शुरू से, जब तक इनका स्कैन भी क्लियर नहीं हुआ था, शुरू से रिवर्सल ही चाहती थी। और इनके डॉक्टर्स हमेशा मना करते रहे थे इनको। थैंकफुली स्कैन क्लियर आ गए, लास्ट 2 स्कैन्स क्लियर आए हैं। तो जो लास्ट स्कैन में इनको डॉक्टर्स ने गो हेड दिया कि आप करवा सकते हो,
अगेन रिवर्सल की सर्जरी भी इट्स नॉट एन इजी सर्जरी, इट्स अ बिग सर्जरी, कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, तो शी इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट। और वो शायद चंडीगढ़ में इनको करवानी पड़ेगी, तो उनकी जगह से भी कितनी दूर है, करीब शायद 8 से 10 घंटे, और वो ट्रैवल भी ना कर पाए, हो सकते 2 से 3 महीने। तो काफी कॉम्प्लिकेशंस है गोइंग फॉरवर्ड भी। तो होपफुली माय प्रेयर्स आर विद हर। अगर वो करवाती हैं, जब भी वो करवाती हैं, सर्जरी अच्छे से हो जाए, वो रिकवर हो जाए और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाए, क्योंकि वो चाहती हैं बेटे को स्कूल छोड़ पाए, जो शायद अभी वो नहीं कर पाती हैं। उसको बाहर ट्रैवल अपने घर से ज्यादा नहीं जा पाती हैं। राइट सरो, थैंक यू अंकुश, अंकुर, सॉरी सरोज, आप सुन पा रहे हैं? जी मैम, ही गाइडेड मी वेरी वेल मैम। इनका जो है मेरी जर्नी में सबसे बड़ा हाथ इनका रहा मैम, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड। जी वो भी मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, मैं अमेजिंग सी एवरीथिंग हैज टू बी डन फ्रॉम द सरोज साइड ओनली। मैं तो बस थोड़ा सा मोटिवेट किया था, बाकी तो सब कुछ करना सरोज को ही था। मैं इतनी दूर बैठ के फोन पे बस थोड़ा सा गाइड कर सकता था, सब सरोज ने ही किया जो खुद के लिए किया। वाओ, अमेजिंग, बोथ आर। इन्होंने मैम जिस तरह से मुझे मोटिवेट किया, मैं कई बार बहुत ज्यादा टूट जाती थी, फिर ये मुझे कॉल करके मुझे बहुत ज्यादा इन्होंने इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया। मैं जब भी इनसे कनेक्ट करती थी, जब भी बात करती थी, मतलब एज ए एक बूस्ट मिलता था, और मैं फिर से वही काम, मतलब जहाँ मैं डेली पढ़ती थी, फिर मैं इनको कॉल करती थी, फिर मैं फिर से वही अपना डेली रूटीन जो भी मेरा था। कई बार मैं हो जाती थी इमोशनली वीक, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया मैम, बहुत ज्यादा, बहुत हेल्प किया इन्होंने मेरा। आई थिंक ये सबके साथ होता है, कोई भी जो फाइटर होता है वो सेम कंसिस्टेंट लेवल पे उसका एनर्जी लेवल नहीं रहता, वो अप डाउन होता रहता है। तो थोड़ा सा एक पुश, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है किसी न किसी लेवल पे, चाहे फैमिली का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो। तो वो थोड़ी सी मैंने कोशिश की पुश कर सके। हेल्प करता है, सोशल सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, always and always help, and that's the reason why we are also having and creating this wonderful community, and thanks to each one of you for being a part of it. Yeah, Ganesh, Pramal, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? I'm requesting you to unmute. I think he's not here. सरोज, आपको कुर्क्यूमिन के सप्लीमेंट्स पता है क्या? कौन से वाले थे, ब्रांड कौन सी थी? मैम ये DCM 95 था और सिनिक 32 था मैम। ओके, ये बहुत अच्छे, ये 2 ब्रांड जो है बहुत अच्छे हैं जो मैंने यूज की। ओके, ग्रेट। If anybody wants to share, we'll also share recording of this session with all of you on the group, and जो लोग ग्रुप पे नहीं है, मैं एक बार ग्रुप की लिंक शेयर कर देती हूँ, so that you all get access to sessions, upcoming sessions at the same time, ये session की recording. And next Sunday को we are having a session with surgical oncologist. So जो भी medical queries है, please save it for the doctor, and Dr. Donald John Babu, who is a amazing surgical oncologist, is going to be the speaker for next session. And I will, please allow me a minute to share the link. Just a minute. Yeah. So ये ग्रुप का लिंक है. If you आपको जो भी if you want to connect with Saroj directly, ask questions, connect with other members who are going through similar journey, and आपका जो next sessions होते हैं और इस session की recording सब कुछ हम वहाँ पे post करते हैं. So feel free to join. And मैंने अभी chat में link share किया है, and some of the members are in the group, so you can ask them also for the link. And Saroj, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, वेरी इंस्पायरिंग. आप एक, इनफैक्ट somebody has written that me and my son both are going through this journey of cancer, and your journey gives us a different outlook, perspective towards looking at it. So amazing, Saroj. Thank you for inspiring us, motivating us, and such a simple आप खुद भी बहुत सिंपल है, आपकी जर्नी भी बहुत सिंपल है, लेकिन आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज को भी बहुत सिंपल बना दिया है. So that's the beauty of it. Yeah, anybody wants to share anything? Yeah, मैं एक बार unmute करती हूँ. You all can unmute yourself and share what you want to share. Yeah. Okay.
Great. So it's been wonderful to have Saroj with us, and very enriching experience. Wonderful, lots of learnings, and another radical remission survivor story journey. So thank you so much, everyone, for being a part of this Healing Circle Talks. And next Sunday, we are going to have Dr. Donald John Babu, for surgical oncologist, for Healing Circle Talks. So you can ask all the medical queries or understand anything you want to know about the surgery or the medical perspective of cancer. So yeah, Mehul says that thank you. Another proof that miracle happens. And Saroj, thank you so much once again. And wonderful having you with us. Thank you, Saroj. Thank you so much, ma'am. Thank you. All the best for all of you. Thank you. Thank you so much, everyone. With this, we'll close today's session. Thank you.